वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। तो जनाब, सेहत के हवाले से जो मामलात हैं, बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल होते हैं, बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, जो कि एक बेहतरीन नॉलेज हैं, तिब की दुनिया से आपकी वाबस्तगी है और तहकीक भी कर रहे हैं। बहुत सारे मामलात पर बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने बड़े खुलकर गुफ्तगू की आपके सवालों के हवाले से, ख़ास तौर पे जो निज़ाम हज़म के हवाले से हज़ाम को जो चीज़ मुतासिर कर रही है या हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसने किस हद तक इसको मुतासिर किया है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिस पर बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है और दो तीन मौज़ूआत ऐसे हैं जिसके ऊपर आज कोशिश करेंगे कि बात करें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब को सबसे पहले वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, अब सबसे पहले तो हम ज़रा ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे मुख्तलिफ, जैसे आपने इससे पहले बताया कि ये जो जोड़ों का दर्द है और फिर दीगर मसाइल हैं। एक चीज़ आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ी तेज़ी से परवान चढ़ रही है, वो है ये जो कायरोप्रैक्टर्स हैं, ये बहुत सारे आ गए और किसी हद तक बात सही भी है कि हम सबकी अलाइनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आउट होती है और जब अलाइनमेंट आउट होती है तो एक के बाद एक चीज़ मुतासिर होना शुरू हो जाती है। कंधे भी झुक जाते हैं और ऐसे हंचबैक भी हो जाती है, ये भी एक प्रॉब्लम है कमर का, जिसमें खम आ जाना जिसको हम कहते हैं। तो ये अमूमी मसाइल बहुत सारे अब सामने आ रहे हैं। इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है और क्या ये काबिल इलाज हैं? क्योंकि ख्याल ये किया जाता है कि हड्डियों का दूसरी तरफ समत में बढ़ जाना या बाहर आ जाना, या ये जैसे मैंने बताया कि खुम आ जाना इसके अंदर, ये वो सारी चीज़ें, इसका क्या इलाज है और किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है? चाहूँगा ज़रा आज इसके ऊपर गुफ्तगू जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई माशाल्लाह, ये सवाल बड़ा जामिया सवाल है और इस वक्त हर दूसरे बंदे का मसला है, और बिलखुसूस कराची शहर में जहाँ पर ऑक्सीजन का भी इशू है। ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोगों को पानी का भी बहुत ज़्यादा इशू है जी। जब पानी का और ऑक्सीजन का जो इशू हम फेस कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हमें समझें कि पूरी हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो अब एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये कि हम लोग जो है ना वो कराची के बिलखुसूस फिर बड़े शहरों के जो लोग होते हैं उनका खाने पीने का हर चीज़ का बिल्कुल स्टैंडर्ड ही चेंज है। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जो बुनियादी तौर पर जॉइंट्स के जो है पेन और जो है इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जितने भी बनते हैं। अब बात आती है कि इसके ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीक़ाकार हैं। ये कोई भी, अभी मैं अक्सर व बेशतर इस बात पे बड़ी हमने तफसीली पूरा एक प्रोग्राम किया है कि कोई भी ना ही तो बीमारी ऐसी है जो अब पैदा हुई है और ना ही कोई ट्रीटमेंट ऐसा है जो हमने अब उसके अंदर जो है ना बड़ी वो कोई ईजाद कर ली है। ठीक है। अब इजहार या उसको जो है अप्लाई करने का तो ये हो सकता है कि हम किसी चीज़ को आज अप्लाई किसी दूसरे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन पहले उसको और तरीके से किया जाता था। तो उस वक़्त हमारे एटमॉस्फेयर में भी उसी तरह के फ़र्क थे, सब चीज़ें थी, तो वो लोग उन्हीं स्टैंडर्ड्स को, उन्हीं टूल्स को यूज़ करते थे। तो ये जैसे हमारे उस्ताद ने कदीम अपनी किताबों के अंदर हज़ारों साल पहले ये लिख दिया था रेजिमेंटल ट्रीटमेंट के अंदर कि मुख्तलिफ अदवार में जब भी इंसान ने अपनी तरक्की करने के लिए कोई भी कदम उठाया है तो उसके अगेंस्ट उसको उसकी तब्दीलियों को फेस करना पड़ा है। उसकी रेडिएशन कहीं किसी चीज़ की रही, कहीं उसकी और हरारतें रही, कहीं कुछ भी ऐसा रहा, तो उन सब चीज़ों को फेस करने के लिए हमारी बॉडी के ऊपर रिएक्शंस जो होते हैं वो लाजमी होते हैं। बिल्कुल सही है। अब बात यह है कि अगर हम इसको समझें तो ये जब से इंसान पैदा हुआ है वो इसी तरह ज़मीन के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चें कर रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। कल मैं एक पढ़ रहा था मुकालमा, तो उसमें उसने 3000 साल पुरानी एक जो है बड़ी जो है ना उसने सबूत वाली बात की, बल्कि आज अगर देखा जाए तो 4000 कुछ 100 साल गुजर चुके हैं
उसने आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी जो है ना वो उनसे 3000 साल पहले की वो सारी चीज़ों का सबूत देकर उसने वो कोड किया कि हिंदुस्तान में उस वक़्त इस तरह की रिसर्चेस हुआ करती थी, मेडिकल एंड पर भी और दीगर चीज़ों के ऊपर। ऐसे लोग जो है ना इसके ऊपर बहुत दूर तक जो है वो बात करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इतनी ध्यान, इतना ज्ञान, इतनी रिसर्च इतनी पुरानी हमारे इस खित्ते में हो रही है, तो फिर ऐसे कैसे हम मान लें कि अब एक चंद जो है ना, अब चंद 100 साल कह लेंगे कि ये जो है एक बंदा उठता है और वो कह देता है कि जी ये जो डोपामीन है ये तो मैंने बताया है और इसकी जो मेडिसिन है वो भी मैंने बताई है, और हम उसको पूजना शुरू कर देते हैं कि जी वाह क्या बात है, ये फलाने साहब हैं। अब मैं थोड़ा उसकी इस वजह से कि वो मेडिसिन का नाम है तो वो फिर उसके ऊपर आ जाएगा, फिर आप बाद में डांटते हैं कि यार ये बात नहीं करनी थी, इसको वो करना पड़ता है। तो मैं फिर उस वजह से उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमारा मकसद कहने का ये है सर कि ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम मंसूब करके उन लोगों की जो है वो उसके ऊपर हम पूजा कर रहे हैं। हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे उस्ताद ने जो मेहनतें की हैं, हम उनके ऊपर गौर व फिक्र करें तो हमें ये सारी चीज़ों की समझ आती है कि ये सब चीज़ें पहले भी दुनिया में लोग फेस कर चुके और हमारे उस्ताद उसमें मेहनत कर चुके और उनके तमाम सॉल्यूशंस हमें बता चुके। अब हम उनको अगर सही तरीके से समझें तो पता ये चलता है कि रेजिमेंटल ट्रीटमेंट के अंदर कायरोप्रैक्टर एक उसका पोर्शन है, एक बिल्कुल पोर्शन, हिजामा उसका दूसरा पोर्शन है। फिर आकोपेंचर जो है, आकोप्रेशर जो है, वो इन्होंने मुख्तलिफ जो है ना जगहों से जब वो एविडेंस इकट्ठे किए कि वहाँ पर जब ये इशू आया तो क्या हुआ, वहाँ इशू आया तो क्या हुआ, मुख्तलिफ जगहों पर क्योंकि मुख्तलिफ तरीक़ों के लोग थे तो उन्होंने जो रिसर्चेस की और लोगों को ट्रीटमेंट दिया तो उन्होंने उनके प्रेशर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ दाने, मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें करके उनको बांध दिया गया। तो वो प्रेशर जब प्रॉपर जो है वो तो उसको देते रहे तो वो ऑर्गन्स तक ठीक हो गए, वो पूरी हरारतें ठीक हो गई, पूरे जो है वो उसके प्रेशर्स ठीक हो गए। इसी तरह जो है आकुपेंचर जो है वो उसको पूरा जो है वो उसके मुताबिक करके उसके अंदर नीडल्स को जो है ना वो इंजेक्ट करके वो सारा किया जाता था। तो ये पूरा एक सिस्टम है, कायरोप्रैक्टर उसका एक पोर्शन है। अब बात यह है कि जब हम किसी भी एक पोर्शन से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, हम ये समझते हैं कि वजूहात तो दीगर हैं, अभी हमने डिस्कस की, बिल्कुल सही है, डिजीज की, बीमारी की वजूहात तो बहुत सारी हैं। बिल्कुल ग़िज़ाई भी है, यानी हम ग़िज़ा सही एतदाल वाली नहीं ले रहे। दूसरी ग़िज़ाई बद एतदाली भी है, टाइम पे नहीं ले रहे। सोने की भी है, हमारी रूटीन वर्क ख़राब है, ठीक है जी। अब इन सब बहुत सारी चीज़ें, फिर मौसम हमारा जो है, हमारे रहन सहन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिपेंड तो वो सारी कर रही हैं हमारे ऊपर, ये हमारी तबीयत को ख़राब करने में हम सब जो है वो उनसे जो है मुतासर हो रहे हैं। लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए हम जब एक ही एंड पर जाएंगे तो हम कभी भी कामयाब ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो सारी चीज़ें मिलकर ही काम करती हैं। और ये इफ़ेक्टिव कितनी है, अब इससे ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि वर्टल ऑर्गन्स का भी। चले मैं सवाल डॉक्टर साहब के सामने ही रखता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों के वर्टल ऑर्गन्स ख़ासतौर पे किडनी में या इस तरह के दीगर इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। अब वो ट्रीटमेंट को परस्यू करना शुरू करते हैं तो होता ही है कि अब तो सबसे पहली जो सबसे आखिरी ट्रीटमेंट थी वो सबसे पहली ट्रीटमेंट बन गई है डायलिसिस, तो उसकी तरफ वो चला गया। क्या वाक़तन ये है कि जैसा भी अलाइनमेंट के हवाले से बात हो रही थी, या ये जो प्रेशर पॉइंट्स हैं जो बन जाते हैं, या कुछ जगहों पे कुछ पार्ट्स पे ब्लड की सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जिसके लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, क्या इसके ज़रिए इन तमाम चीज़ों को ठीक किया जा सकता है इनिशियली पहले फ़ेज़ के अंदर? क्योंकि कुछ केस स्टडीज़ आप बता रहे थे कि किडनी का प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ और वो ट्रीटमेंट शुरू हो गई, लेकिन पता ये चला कि वो जी
अलाइनमेंट आउट थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, इसके बारे में बताएं ज़रा। सर देखिए, बात यह है कि तमाम जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे एक मैस्कुलर सिस्टम के साथ जो है ना वो मेंटेन होते हैं। एनर्जियां सारी की सारी वो मैस्कुलर सिस्टम के साथ मेंटेन होती है, जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, ठीक है जी। अब ये जो है ये मेंटेन हो रहे होते हैं मसल से। अब मैस्कुलर जो इशू होगा, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट इशू हो जाता है, या एक बंदे को कंप्यूटर यूजेज वाला है, वो कंटिन्यू कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसकी कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, तो वो जिस एंगल पर एक पर बैठा हुआ है, दूसरे उसके जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके आज़ा हैं, वो सुस्त होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो उनको हरारत दे रहा ही नहीं है। तो क्या होगा, वो सुस्त होना शुरू हो जाएंगे। तो हम यही कहते हैं कि जो बुनियादी तौर पर सुबह की वॉक है, जॉगिंग है, हमने अपने बचपन में देखा कि कितनी जो है ना उसके ऊपर बाकायदा हमारी किताबों के अंदर वो शामिल था कि सुबह की सैर और ये चीज़ें कितनी अहमियत की हामिल हैं, जिनको कि अब हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया हुआ है। ठीक है जी। और स्कूल्स में हमारे कितनी ज़्यादा जो है ना मेहनत करवाई जाती थी, कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, जो कि अब बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। इस वजह से हम जो है एक बहुत लंबे टाइम तक जब किसी भी आज़ा को, किसी भी साइड को यूज़ नहीं करेंगे, तो उसके अंदर ब्लड सर्कल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहेगा। या एक चीज़ को हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे कि हम बैठे रहेंगे, दिमाग का जो है वो इस्तेमाल हो रहा है और वो हम करे ही जा रहे हैं, हम अपनी नींद का ख्याल ही नहीं कर रहे, और खाना भी बदएतदाली से खा रहे हैं, फिर कोई हमारी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन ही नहीं हो रहा। तो अब क्या है कि इन चीज़ों से फिर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। बिलखसूस सबसे पहले वो फिर हमारी जो है वो किडनियों को डिस्टर्ब करता है, यूरिनरी सिस्टम पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हम यूं बैठे हुए हैं और हमारा प्रेशर पूरे का पूरा बॉडी का जो है लंबर पोर्शन पे है। अब लंबर पोर्शन जो है वो सर्वाइकल जैसे ही हमारा जो है वो हम टेढ़े मेढ़े बैठ जाएंगे, कोई भी हमारा पोस्चर जब खराब हो गया, हमारा सोने में इस चीज़ में डिस्टर्ब हो गया, हम फोकस करके बैठे हुए हैं कि स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन अगर सही नहीं है, उसकी रेजिस जो हैं वो हमें मुतासर कर रही हैं, हम वो उन सब चीज़ों से डिस्टर्ब तो हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई सदेबाब नहीं कर रहे, उनका कोई सलूशन नहीं निकाल रहे। फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है, जो कंप्यूटर का यूज़ जिनका ज़्यादा है, वो अंधेरे में बैठ कर यूज़ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी हम बड़े रिलैक्स रहते हैं, फोकस हो पाता है। हालांकि वो कितना नुकसानदेह है कि वो उनकी पूरी जितने भी दिमाग के जो 2 घंटे में थकना है वो आधे घंटे में थक जाएंगे। अब इस कैलकुलेशन को जो है वो मेंटेन करना, फिर अपने दिमाग की जो एक वो है कि उसको अपने उसमें सर्कल में रखना, फिर अपनी टेक को पूरा लगा के रखना, ये सब चीज़ें हमारे सर्वाइकल को डिस्टर्ब करती हैं। और जब क्रॉनिक हो जाता है सर्वाइकल इशू, तो वो लंबर पोर्शन को सबसे पहले डिस्टर्ब करना शुरू करता है। जैसे ही ये प्रेशर हमारे इस तरह से लंबर पोर्शन पर जाते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है, मसल स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे इशू जो हैं, किसी को यूरिनरी पहले फेस करता है, कोई जो है वो डाइजेशन उसकी ख़राब हो जाती है, किसी की नींद का मसला बन जाता है। इस तरह फिर दीगर इशू हर किसी के मिजाज और तबीयत और स्ट्रक्चर के मुताबिक और बाकी एक्टिविटी के मुताबिक अलग अलग हर कोई फेस करता है। ऐसा नहीं है आप अगर 10 बंदों को एक ही एक्सरसाइज पर कंटिन्यू बिठा देंगे तो उन 10 की जो है अलग अलग सिम्टम्स होंगे, एक ही सिम्टम्स नहीं होंगे। क्यों कि उन सब का फिर बाकी जो टाइमिंग है, रहन सहन है, खाना पीना है, वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसलिए बात ये है कि अब जब हम ये चीज़ कहते हैं या इसको हम लेकर बैठ जाएं कि ये सिर्फ इसी वजह से, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, तो उनको जो जब मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं उनकी बीमारी के, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए भी हमें हर किसी को उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगी, तब जाके हम कामयाब मुआलज होंगे, कामयाब इलाज कर पाएंगे। और उसमें फिर किडनी ही क्या, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते हैं। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू में कहीं पे भी दवा का तस्करा नहीं था कि ये दवा है इसके लिए, वो ये बड़ी कमाल बात है। मतलब मैं ये देखता हूँ कि जब भी गुफ्तगू शुरू होती है कहीं पे भी, किसी भी फोरम पे, तो वो पहले दवा से बात शुरू होती है। तो यहाँ पर दवा का कोई तस्करा नहीं है, उसकी क्या वजह है, समझाइए।
सर देखें, अद्वियात जितनी भी हैं वो तो अपनी जगह अहमियत की हामिल होती ठीक हैं, है। लेकिन हमारे उस्ताज़ा ने और जो असल थ्योरी है उसके मुताबिक असल चीज़ जो है ना वो है आप अपनी जो जिस चीज़ से बिगाड़ आ रहा है ना सबसे पहले उसको कंट्रोल करें। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो बिगाड़ आ चुका है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल। अब एक्सटर्नल है तो उसको ठीक करें पहले, मे बी इंटरनल उसके फौरन बाद ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक है। खुदा ना खास्ता यानी ये चौथे पांचवें दर्जे पर जाकर खुदा ना खास्ता फिर भी रिकवर्ड नहीं हो रहा तो फिर हमने अद्वियात वो भी डाइट की तरह से हमने देनी होती हैं। और यही अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम डाइट में भी सिर्फ परहेज के बैरियर्स, ग़िज़ा के बैरियर्स, एक्चुअली जो आपने सवाल किया रेजिमेंटल ट्रीटमेंट जो है ना वो उसमें सबसे पहला पोर्शन ही ग़िज़ा है और परहेज है। यानी आपने बता दिया कि ये आपने नहीं करना और ये ग़िज़ा आपने लेनी है, इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है सर, और इसकी ज़्यादती हो चुकी है, इसको छोड़ दें और ये लेना शुरू कर दें, ठीक है जी। ये एक मुआलज का काम है। फिर उसके बाद आपने उसकी जो भी इस्लाह है बॉडी की, अगर सपोज वो पोस्चर ख़राब होने की वजह से, बैठने की वजह से या वैसे ख़राब हो गया है या उसकी कोई भी जो है ना अलाइनमेंट उसकी ख़राब हो गई है, उसकी कोई भी जो है वो मोरों में इशू आ गया है, कोई भी प्रेशर ख़राब हो गए, अब आपने उनको दुरुस्त करना है। दुरुस्त आपने आक्यूपंक्चर से कर दिया है या प्रेशर से कर दिया है या उसको जो है वो लुब्रिकेट करके कर दिया है या उसको टप बाथ वाली ट्रीटमेंट देके कर दिया है, कायरो एंड पर कर दिया, आपने जिस एंड पर भी कर दिया कर दिया। अब क्या है, अब उसके बाद जो है आपने डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स के लिए हिजामे की थ्योरी हजारों साल पुरानी है। बिल्कुल ठीक है। हिजामा करते हैं हम और हिजामे के लिए प्रॉपर पूरे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए जो कि हमारे यहाँ जो है उनको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। फिर हम बाद में इसको फेस कर रहे होंगे लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसके प्रोटोकॉल्स पूरे होने चाहिए, हिफाजती इक़्तिदामात, प्रोटोकॉल से मुराद हिफाजती इक़्तिदामात पूरे होने जी, करने वाले के लिए भी, करवाने वाले के लिए भी, कि एक मुआलज से करवाए और जहाँ ज़रूरत है जिस पॉइंट पर जो है वो डिटॉक्स की ज़रूरत है वहीं से करवाए। और वो सब जब हो जाते हैं डिटॉक्स होने के बाद फिर आपको वो बताए कि आप ये एक्सरसाइज ये होगा या ये तरतीब रखेंगे तो आपको दोबारा इस तरह की चीज़ों को फेस करने से इस तरह के इशू नहीं होंगे। तो वो फिर अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट जो है वही बीमारी लेकर हमारे पास रिपीट नहीं होते, वापस नहीं आते। हाँ, अगर वो सपोज दोबारा फिर अपनी ग़िज़ा को भी वैसे ही लेना शुरू कर देते हैं, परहेज भी छोड़ देते हैं, फिर जो है वही अपनी सारी तरतीब को दोहराना शुरू कर देते हैं तो फिर वो उस चीज़ के अंदर जो है वो आ जाते हैं, लेकिन फिर जो है जल्दी रिकवर्ड हो जाते हैं चूँकि वो बेसिकली उनका जो है वो हमने सीधा किया होता है बॉडी को, वो हल्का फुल्का जो होता है वो अलाइन होता रहता है और ठीक होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी समझना कि ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार है क्या। और फिर ये कि हर चीज़ का हमारे यहाँ एक तो ट्रेंड चलता है कि हिजामा जो है वो हर बीमारी के अंदर जो है वो ठीक है, ये सुन्नत इलाज भी है, इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन वो तरीक़ाकार जो है ना वो कम लोगों को पता है। लगाने का तरीका तो यकीनन आता है लेकिन उससे पहले जो प्रोटोकॉल्स हैं वो शायद उसके बारे में नहीं पता। और यही वजह है कि जब वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता तो वो कहते हैं जी इसका कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। तो प्रोटोकॉल्स को समझना भी ज़रूरी है। जिस जगह को आप डिटॉक्स करने जा रहे हैं पहले उसके भी कुछ चीज़ें हैं, उसको समझना ज़रूरी है। तो ये बड़ा अहम एक सवाल है, अक्सर पूछा जाता है वो जी हर बीमारी का इलाज है, वो बताया तो यही जाता है, लेकिन जब हम वो करवाते हैं तो उतना इफ़ेक्ट उसका नहीं आता। तो शायद यही उसकी वजह भी है। बोन्स की अब एक सवाल ये आया कि जिनकी पैदाइशी या बाद में आगे जाके जो शेप चेंज हो जाती है पैरों के हवाले से ख़ास तौर पे, अब जब वो पैर लैंड करते हैं चलने फिरने में तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ें, और फिर इतनी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती हैं। पहले तो हमें एक आदत ही हो जाती है, जो अगर कोई मसला है तो हम कहते हैं जब तक चल रहे हैं ना इसको चलाते रहो। फिर ये होता है कि फिर लेगमेंट्स के ऊपर ज़ोर आना शुरू होता है, नी जॉइंट्स के ऊपर ज़ोर आना शुरू होता है, और फिर मामला जब एज बढ़ती जाती है, जब हमारी उम्र तक पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब क्या किया जाए, इसकी ट्रीटमेंट का सर? इसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है जैसे हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था जूतों पर। सबसे पहले अपना जूता जो है वो आप कंफर्टेबल लें फर्स्ट। सेकंड, कंफर्टेबल के साथ साथ हमारे यहाँ देखें
दीगर पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड है ना, वो ये है कि जूता जो है वो लेदर का हो या जो है वो कपड़े का हो, और वो इस तरह का हो कि उससे आपकी जो है ना पाँव में पसीना ज़्यादा ना आए, बिल्कुल ठीक आप है। बिल्कुल रिलैक्स रहें। ठीक है जी, आप अगर जॉगिंग कर रहे हैं तो वो जॉगिंग के मुताबिक बना हुआ हो। ठीक है जी, अगर वो जॉगिंग नहीं आप कर रहे, उसको आपने वैसे नॉर्मली पहना हुआ है, तो वो आपको रिलैक्स रखे, ना कि आपको किसी भी एंड पर बॉडी में तंग करे। बिल्कुल ठीक अब सबसे पहले इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत लाजमी है कि जूते का स्टैंडर्ड मेंटेन करें। जूते को हमारे यहाँ जो है वो अब मसनूई लेदर को लेदर कह के बेचा जाता है, फिर इस तरह जो है वो बिल्कुल गंदा जो 10 दफ़ा यूज़ हुआ हुआ प्लास्टिक होता है, उसके जो है जूते बनाकर जो है वो हमें बेच दिए जाते हैं, जिनसे बॉडी के अंदर जो है वो टॉक्सिन जो है वो पूरी फैल रही होती है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी वजूहात हैं, जो खसूसी आपने कहा लोअर पोर्शन का, तो ये जूते से शुरू होता है। जूते से शुरू होता है, फिर जूते के अंदर हम अक्सर सॉक्स पहनते हैं जो, तो सॉक्स का जो स्टैंडर्ड है सर कि वो ये है कि वो बाकायदा इसके बारे में है कि सॉक्स अगर आप रेगुलर जो है वो बंद जूता पहनने के हैं तो सॉक्स पहनते हैं, तो आपको ये जो है धुले हुए साफ होने चाहिए और बड़ी इम्पोर्टेंट। खुशबूदार ऐसे होने चाहिए कि वो तो लोग पहले पाउडर और इस तरह की चीज़ें लगाया करते थे ताकि उसमें से खुशबू आती रहे, और हमारी जो उस खुशबू से हमारे जो पैरों की जो सेहत है वो बरकरार रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। अब क्या है, अब इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने तवज्जो बिल्कुल छोड़ दी है। फटे हुए और बड़े इस तरह से हमने वो पहने हुए होते हैं, कई कई दिन एक एक को पहन रहे होते हैं, उससे हमारी जो है वो स्किन और ज़्यादा जो है वो डैमेज हो रही होती है, कमज़ोर हो रही होती है, और हम इस चीज़ को उस एंड पर सीरियस लेते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। फिर वुज़ू करने का एक जो स्टैंडर्ड है वो बुनियादी तौर पर इसीलिए है कि आप 3-4 घंटे के बाद जो है पाँव को धो लें अच्छी तरह। ठीक है जी। अब वो भी हम लोगों ने फिर ड्रॉप कर दिया। अब ये सब चीज़ें फिर हमारी स्किन के ऊपर जो है वो फैक्ट उनके आ रहे हैं, और वो सारी के सारे प्रेशर्स हमारे लेगामेंट्स का आपने नाम लिया, और लेगामेंट्स के अंदर क्या है, लेगामेंट्स की सेहत कैसे है, वो तो फास्फोरस और कैल्शियम है जी, विटामिन्स हैं जो उसको जो है पूरे तौर पर स्पंजी लेयर्स के साथ मसल्स के साथ पूरा मेंटेन रखते हैं। अब उनकी डेफिशिएंसी कहाँ से आती है, यहीं से आती है सर, स्टार्ट होता है सब। ठीक है सर। अब बात यह है कि जब इस तरह की हम जो है वो ग़िज़ाएं भी पहले ले रहे हैं, उसके साथ फिर एहतियात भी अपनी जो है ड्रेसिंग की पूरी कर रहे नहीं है, और उसको फैशन के मुताबिक आप ना करें लेकिन अपनी सहूलत के मुताबिक लाजमी करें, अपनी सेहत की ज़रूरत के मुताबिक लाजमी करें। अपनी ज़रूरत और अपनी जो सहूलत है इसको लाजमी हमें देखना चाहिए। हम फैशन ना करें, हम अपने आप को वो डिज़ाइनिंग की एंड पर ना लेकर जाएं, लेकिन ज़रूरत की एंड पर लाजमी हमें इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। हमारी सबसे पहले पाँव, उसके बाद फिर हमारी जो ड्रेसिंग है वो भी सारी की सारी डिपेंड करती है हमारे लेगामेंट्स पर और हमारे जॉइंट्स पर। ठीक है सर, वो कितना उनको जो है स्ट्रेस में ला रहे हैं, हम अपने आप को कितना रिलैक्स रख रहे हैं, हम अपने बैठने उठने को कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, या हम एक जो है वो अपने आप को बर्टनाइज करके चल रहे हैं, अपने आप को जो है बांध के चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। बहुत सारे लोगों की ड्रेसिंग इस तरह की होती है कि पता चल रहा होता है कि वो तंग है। ठीक है सर, वो मैं नहीं खुसूसी तौर पर किसी के ऊपर उंगली नहीं करता कि वो फलां है या फलां है या फलां है। बहुत सारे लोग बहुत सारे एंड पर, ठीक है जी, उनका पता चल रहा होता है कि वो अपनी इस ड्रेसिंग से वो स्टाइल को कंफर्ट के ऊपर तरजीह देते हैं कि वो दिखने में अच्छे नजर आए, चाहे वो कंफर्टेबल हो या ना हो। ये एक बड़ा यूनिवर्सल सा प्रॉब्लम है, खवातीन के साथ ज्यादा पाया जाता है। बस मैं ये बात नहीं कर रहा उस तरफ नहीं जा रहे थे, मैं ले जाता हूँ इनको उस तरफ। ब्रेक एक छोटी सी ले लें भाई, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं ना तो इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। खासतौर पे मौसम गर्मा के हवाले से सवालात आना शुरू हो गए, उसके ऊपर बात करनी है। छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आऊँगा, आप देखिए हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। जनाब डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ सेहत के हवाले से मामलात पर। रेजिमेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही थी, इसकी अहमियत क्या है, और बहुत सारे इस मुतालिक सवाल जो हैं हमारे पास पहले से मौजूद थे। पिछली जो हमारी नशस्त रही उसमें बहुत सारे पैगाम भेजे गए, तो कोशिश करें इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, गर्मियों से मुताल्लिक़ सवालात मौसूल बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर वो चंद एक मसाइल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं डायरिया की शक्ल में, और दीगर उसकी अशकाल मौजूद हैं। फिर ये कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो तरह तरह की बीमारियाँ, वायरसेस का हम शिकार होते चले जा रहे हैं। ज़रा मौसम गर्मा के हवाले से, एहतियात के हवाले से क्या चीज़ ज़रूरी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? एक तो आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया। एक तो सबसे पहले जूते की वजह से जो कुछ होता है वो आपने बताया। फिर दूसरा भी जैसे मौजूद ज़ेर बहस था कि लिबास की भी बड़ी एक अहमियत है, हम शायद उससे बिल्कुल हट के काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब मैं वो चीज़ें देखना शुरू कर दी हैं मैंने। बाहर आप जो भी आप कपड़ा ख़रीदें, टी शर्ट या कोई भी चीज़, माफ़ कीजिए, उसके ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद कि ये इसमें ये चीज़ें शामिल हैं जो जल्द के लिए नुकसानदेह नहीं हैं। ज़रा फरमाइएगा, इसकी अहमियत पे चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू करें। सर देखें, अभी हमारी बात यही हो रही थी कि हम सबसे पहले अपनी सहूलत और अपनी ज़रूरत को देखें। जब हम सहूलत और ज़रूरत को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जानबूझकर अपने लिए नुकसानदेह चीज़ें इकट्ठी करते हैं। अब इंटरनेशनली बहुत सारे मैंने कपड़े देखे हैं कि वो उनके अंदर कॉटन का स्टैंडर्ड होता है, तो वो बाकायदा मेंशन होता है कि इतने % ये कॉटन है। हमारे यहाँ जो है वो पॉलिस्टर भी यूज़ हो रहा होता है और उसका लिखा ही नहीं जाता। पॉलिस्टर जो है या इस तरह की रेशमी तार जो जिस कपड़े के अंदर एक भी मौजूद है, वो हमारी बॉडी के अंदर रेडिएशन को बढ़ा देगा। ठीक है सर, वो अब हमने किसी भी वजह से पहना हुआ है, अच्छा दिखने के लिए पहना हुआ है या कोई भी XYZ, जो कि आजकल यही कॉम्प्लेक्स में हम जो है ना गर्मी में फिर रहे होते हैं, तो जब वो सूरज की रेजिस पड़ती हैं तो वो दूसरे कपड़े की निस्बत उसकी हरारत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बिलखुसूस वो फीमेल के लिए बहुत नुकसानदेह कपड़ा है। फिर आज हम 90% 99% गौन जो बने हुए आ रहे हैं, जो उबाया बने हुए आ रहे हैं, ये सारे इसी तरह के जो है वो स्ट्रक्चर है, उनके अंदर सारे वो यही स्टफ़ है। इसी स्टफ़ में सारे जो है बने हुए हैं कि वो चमकदार और रेशमी टाइप होते हैं। वो क्या होता है कि वो हमें ईचिंग पैदा करते हैं, स्किन डिजीज़ बनाते हैं। बिल्कुल सही। अगर हैं तो उनको बढ़ाते हैं। ठीक है सर, हम फिर यही कह रहे होते हैं कि मलमल का साफ वाइट और नॉर्मल अगर आप पहनेंगे तो उससे ये होगा कि आपको हरारत बॉडी के अंदर मेंटेन करेगी वो, और वो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं फील कराएगा। ठीक है सर, वो आपको रिलैक्स रखेगा। अब क्या है, अब वो लोग कहते हैं वो अच्छा दिखता नहीं है। अब दिखने के चक्कर में जो नुकसानात हो रहे हैं वही हमारे यहाँ हो रहे हैं, और वो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, वो बहुत लंबी बहस है। लेकिन अब मैं इसको शार्ट यूँ कर रहा हूँ कि अब कपड़ों के बाद, जूतों के बाद अगर हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने अपने जो हैं वो ड्रेसेस ऐसे पहने हुए होते हैं कि वो कंफर्टेबल बैठ भी नहीं पा रहे होते। फिर वो उसी सब तरह से 4-4 6-6 घंटे ढीठ होकर बैठे हुए हैं। ठीक है सर, मेल भी हैं इसमें और फीमेल भी हैं। फिर उनके बहुत सारे ऐसे जो है वो इशू बन रही इस वजह से होते हैं कि वो अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, अब जब आप घंटों घंटों इस तरह से तकलीफ में बैठेंगे तो आप मुझे बताएं कि आपके मसल्स कैसे अपनी मेंटेन करेंगे हरारतों को, आपके लिगामेंट्स क्या वहाँ पर करेंगे, आपके स्ट्रक्चर वहाँ पर क्या करेगा, और हमारा बैठने का जो मामला है वो पूरे का पूरा जो हिप बोन है, लंबर पोर्शन है, जब यही डिस्टर्ब हो रहा है तो किडनियाँ यहाँ पे क्या करेंगी, मुझे ये बताएं, मेंटेन कैसे होंगी, डाइजेशन हमारी कैसे मेंटेन होगी, और हमें इशू जो हैं वो यही है।
अब यहाँ पर आकर मैं फटाफट जो है वो नुस्खे बताना शुरू कर दूं और दवाइयाँ बेचना शुरू कर दूं या कोई भी इस तरह की फजूल बात करनी शुरू कर दूं जो कि आम लोग इस वक्त मीडिया पे बैठे हुए यही काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें इंतहाई नुकसानदेह हैं। जब तक हम बुनियादी इस्लाह नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ भी करेंगे वो हमारे काम नहीं आएगा। ठीक है सर, जिस तरह किसी भी चीज़ का जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो ना किया जाए, हम उसकी जुगाड़ें करते हैं तो डेली करनी पड़ेंगी, तो वो जो है वो इलाज नहीं है। तो हम यहाँ पर बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी रहन सहन में, हमारे खाने पीने में कौन से ऐसे फेलियर्स हैं जिनकी वजह से आज हम जो है बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ में मुब्तला हो चुके हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर एक जो बड़ा वो आता है वो ये है कि मुझे ऐसा कोई इशू होता है और मैं मुआलिज के पास जाता हूँ तो वो मुझे सिर्फ उसका एक टेम्परेरी सलूशन बता देता है जी। मुझे एक दफ़ा उससे राहत हो जाती है, फिर मैं मुआलिज के पास भी नहीं जाता, फिर बस मैं उसको बाहर से परचेज कर लेता हूँ और अपने काम पे लगा रहता हूँ। फिर क्या होता है, वो जो डिजीज़ है या वो डिस्कम्फर्ट होने की वजह से हमारे जो लिगामेंट्स का इशू था या हमारे बॉडी के अंदर पोस्चर ख़राब होकर हमारे मसल्स जो है वो बोन आपने का टेढ़ी हो रही होती हैं, तो वो जो हमारे स्ट्रक्चर ख़राब हो रहे होते हैं तो हम क्या होता है उसको मिच्योर करने तक जाते हैं, फुल मिच्योर कर लेते हैं। फिर कहते हैं कल तो मुझे ये मसला हुआ है और आज आप बता रहे हैं कि मेरे जो है वो मोरे ख़राब हो गए हैं, मेरे जो है वो इस तरह डिस्क बल्ज हो गया है, मेरे इस तरह हो गया है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो ना मैं गिरा हूँ ना मुझे कोई ऐसा इशू है। वो फिर इस तरह से ढीठ हो के आगे से बात कर रहे होते हैं मरीज। फिर हम भी उनको यही कहते हैं कि फिर हमारे पास आपका इलाज नहीं, आप कहीं और चल जाएं। बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल मना कर देता हूँ। डेली के 2-4 मरीजों को मैं इस तरह से निपटा देता हूँ, भेज देता हूँ कि मेरे पास आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है जी, जो नहीं मानते या नहीं उसको रियलाइज करते या नहीं बात करते तो वो इसका मतलब है उनका इलाज ही नहीं है। नहीं। मैं कर ही नहीं सकता उनका इलाज, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है सर। फिर आप आजकल अक्सर सुन रहे हैं कि वो अच्छा भले थे, बड़ा बेहतरीन थे, एकदम ये हुआ और एकदम ये हुआ और एकदम कुछ नहीं होता। उसके लिए हम पूरी तैयारी करते हुए आ रहे होते हैं और अद्वियात के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसलिए हमारा देखें, हमारा एक फोकस है कि एक मुआलिज जो है, एक मुआलिज जो है, जो इलाज मुआलजा करने वाला बंदा मुआलिज है जी। उसकी सबसे पहले अपनी सेहत, ठीक है सर, उसके बाद वो बाकी लोगों के लिए क्या माइंडसेट रखता है, फिर उसके मुताबिक आप लोगों को किस एंड पर क्या क्या देखते हैं, क्या कहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है सर। जो आपने बात की कि वो हम दवाइयाँ मैं क्यों नहीं बताता या मेरी बात दवाइयों पर आकर ख़त्म क्यों नहीं होती, दवाइयों पर शुरू क्यों नहीं होती, मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि कोई नुस्खा बताया करें, हम नुस्खे के लिए बैठे हुए होते हैं। तो मैं कहता हूँ ना बैठा करें आप भाई, नुस्खे मैं बताने के लिए बैठता ही नहीं हूँ, मैं तो फेलियर बताने के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल सही। मेरा ये काम करने का मकसद, फोकस सिर्फ अपने पीरो मुर्शद जो हैं महबूब सज्जन साईं, उनकी एक हदायत है बाकायदा कि आप जो है वो फेलियर्स जो है वो लोगों को बताएं और ऐसे प्लेटफॉर्म से, ऐसे स्टेज से बताएं कि जिससे इस्लाही पहलू जो हैं वो लोगों के अंदर उजागर हों और वो सेहत के मामले में अच्छे सेहतमंद नजर आए। बहुत जरूरी है, जो कि खास तौर पर मुसलमान हैं, जो कि एक हमारे इस खित्ते के लोगों की पहचान है वो सेहत है। और सेहत में उनकी बाकायदा स्पीचेस हैं पूरी आप देखें कि अपने आप को कंफर्टेबल रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें, अच्छा दिखने के लिए ना पहने, अच्छी अपनी ज़रूरत के लिए पहने, और अगर आपको वो तंग कर रहे हैं तो उनको चेंज करें। बिल्कुल सही है, आपका हक है, वो कोई फजूल खर्ची नहीं। तो वाक़तन यही वो सादगी है जिसके बारे में बताया गया है, इसको इख्तियार करें सर। जब हम ये चीज़ें इख्तियार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं के उस अक़वाल के ऊपर अपनी तमाम ये तकरीबन 2 साल तो हमें कंटिन्यू हो गए हैं प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं। मैंने कभी भी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयों के बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं की, ठीक है जी, और ना ही इंशाल्लाह हम करेंगे। हमारा मकसद ये है कि जो फेलियर्स हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो हमें इंजेक्ट कर दी गई हैं, उनको हम निकालें
अपनी सादा अच्छी ग़िज़ा पर आएँ और वो चीज़ें जो हम कॉम्प्लेक्स में खा रहे हैं, एहसास कमतरी में खा रहे हैं, डिप्रेशन में खा रहे हैं, उनको हटाएं, तर्क करें। बिल्कुल ठीक है सर। वो जो प्रिजर्व की हुई 2-2 साल के लिए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें डालकर उनको हमने 2 साल उनकी शेल्फ लाइफ बनाई है, वो क्यों बनाई है, यहाँ तक के साइंटिफिकली कि अदरक और लहसुन जो है वो आपने अगर कूट के रख लिया है तो वो दूसरे दिन आपको उसकी वो जो है बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो आपको उसी वक्त मिलेंगे जब आप उसको वो कर रहे हैं। जब इतनी हमारी अच्छी ग़िज़ाएँ हमारे पास ताज़ा रोज़ की मौजूद होती हैं तो हमने फ्रिजें क्यों भरी हुई हैं? ये फेलियर्स हैं। हम यही गुज़श्ता प्रोग्राम्स में डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्यों जो है वो ओवन को जो है अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, क्यों हमने यख ठंडे पानियों को मुसल्लत किया हुआ है, ये हमारे खित्ते के नहीं है, ठीक है सर। बहुत सारी ऐसी सब्जियां, बहुत सारी ऐसी जो है अजनास जिनके ऊपर हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं कि वो सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उससे अवेयरनेस दी जाए और उनकी इस्लाही जो है वो तरीके बताए जाएं कि इस तरह से हमारे बड़े, हमारे आबा व अजदाद भी सेहतमंद रहते थे और इस तरह से आज हम भी रह सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, भले 1% या 2% जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मिलते हैं वो कहते हैं आपके प्रोग्राम से हमने ये बात को समझा, आपके प्रोग्राम से हमने इस चीज़ को जो है वो देखा और उसके ऊपर अमल शुरू किया तो ये फ़ायदा हो गया। तो सर बुनियादी तौर पर यही एक जो है ना हमारा मकसद है। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि जो भी सुने वो एकदम पता नहीं क्या कर ले, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। हम अपनी जो है प्रोडक्शन के लिए या अपनी अद्वियात को बेचने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे, हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे। मेडिसिन एंड से ज़्यादा आपने खुराक के एंड के ऊपर काम किया कि जो खुराक है जहाँ से असल मसला जो है वो शुरू हो रहा है उसी को एड्रेस किया जाए। ग़ालिबन उसी वजह से वो प्रोडक्ट भी आपने उसको तख्लीक किया और उसका क्या नतीजा अब तक निकला है ज़रा उसका पहले आपने कहा कि मैं ज़रा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हमने तो ट्राई किया ज़रा कि बहुत इफेक्टिव रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सर वो अब काउंटेबल ही नहीं है, हर जो है जो रिपीट हो रहे हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह लेके जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन बातों की वजह से बहुत सारे वो डॉक्टर्स जो हिडन थे वो आए हैं, प्लेटफॉर्म उन्होंने पकड़े हैं और बड़े अच्छे पकड़े हैं और बड़ा मज़ा आता है उनको सुनकर कि अब हमारे यहाँ ऐसे लोग आगे आना शुरू हो गए हैं। और वो लोग जो भूंडे किस्म के फजूल किस्म की बातें कर कर ऊपर आए, लेकिन अब वो भी थोड़े से उनमें भी इस्लाही चीज़ें आ गई हैं और उनके यहाँ से भी हमें मैसेज आया कि वो आपको देखकर उसने कहा कि भाई ये चीज़ें करें। तो ये हमारी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल अपने काम पर हैं। हम प्रोडक्शन के लिए सर बात ये कि वो आप जो बात कर रहे हैं फ्लोर जो हमने वो किया, तो उसके लिए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट जो हैं वो बहुत सारे उससे क्योर हो गए हैं, रिकवर्ड हो रहे हैं। मोटापे पर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, शुगर पर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उसके साथ बाकी सारी एहतियाती तदाबीर करने के बाद है। ये नहीं है कि आप जो है वो खाना भी बे टाइम खा रहे हैं, उसका कोई टाइम नहीं है, और खा भी ऐसे रहे हैं कि हर खाने के बाद 10-10 जो है गुलाब जामुन फर्ज कर लिए हैं अपने अपने ऊपर। तो इस तरह की ग़िज़ाएँ भी खा रहे हैं और ये भी खा रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होना, किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं होना। हाँ, जो एहतियाती एंड है उसके ऊपर चूँकि जो एक गंदम के अंदर फेलियर आया है, गंदम के अंदर जो इस वक्त हमारे यहाँ जो इतनी ज़्यादा ली गई है वो उस तरह से उसके अंदर जो है वो बाकायदा रिसर्च मैंने आपको दी थी, उस पर हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था कि गंदम के अंदर क्या चीज़ है, गंदम अब जो है नुकसान क्यों दे रही है, वो डाइजेशन में क्यों जो है ना वो कर रही है, और उसके अंदर बिल्कुल कोई लुब्रिकेशन नहीं है जो कि पहले उसमें बाकायदा हुआ करती थी। उसमें बाकायदा जो एक पूरी हमारी जो है वो बॉडी की रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं है, तो वो वही आ गया कि वो ह्यूमन स्टैंडर्ड की है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। वो जो इतनी ज़्यादा हम ले रहे हैं वो क्या चीज़ ले रहे हैं, तो कहने का मकसद ये है कि उसके अंदर फिर हमने जो है वैसे भी यहाँ प्रोग्राम में भी बताया कि उसके अंदर जौ का मिक्स करें, बाजरे का मिक्स करें, ताकि उसके अंदर जो है उसके मिनरल्स पूरे हो सकें और उसकी लेकिन जो उसका तनासुब भी तो समझना ज़रूरी वो, है ना। वो तो हर हाँ, बंदा यहाँ तो हो ही रहा है ना कि प्रोडक्ट तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन किस चीज़ का कितना तनासुब रखना है ये तो मेरे ख्याल में वही वो जानता सर है हमने जिसका काम। प्रॉपरली हर पेशेंट के लिए
जो है वो उसको बताना होता है कि किस मरीज को किस स्टैंडर्ड में किस स्टेज पर क्या ज़रूरत ये है, बड़ा ज़रूरी उसको उसके मुताबिक। कई लोगों को तो हम कहते हैं कि आप सिर्फ जौ और बाजरा ही लें, कईयों को कहते हैं कि आप सिर्फ इतना बाजरा मिक्स कर दें, जौ रहने दें। ठीक है जी, वो फिर हर किसी को उसके मिजाज के मुताबिक हम बता रहे होते हैं, बाकायदा लिख कर दे रहे होते हैं, डाइट प्लान बना कर दे रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और रब का फजल हो जाता है और बेहतर हो जाता है सब चलें, कुछ। अल्लाह खैर रखेगा। डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रहती है, हमेशा बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है, और यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत सारे मामलात समझ में ज़रूर आए होंगे। बाकी ये कि ये जो आपके सवालात हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो हमारे यहाँ लोग जो सवाल भेजते हैं, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बात बताऊँ कि वो ये डाइजेशन के हवाले से ही होता है कि उनका जो निज़ाम एज़ाम है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और उसकी वजह से जो पेचीदगियाँ आती हैं उसी से मुतालिक सवाल होते हैं। ताहम ये सबसे बड़ा आम पहलू है कि जैसे भी रेजिमेंटल ट्रीटमेंट के हवाले से बात हो रही थी, इसको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर इस ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठाएंगे तो फिर यकीनन इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पेश आती। और डॉक्टर साहब से जब भी गुफ्तगू होती है तो यही समझने का मौका मिलता है कि जो लाइफस्टाइल है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत मुतासिर हो चुका है, इसको अगर बेहतर बना लेंगे तो यकीनन इन सारी चीज़ों से महफूज रह सकेंगे। डॉक्टर साहब, वंस अगेन एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और खुलकर गुफ्तगू हुई सेहत के हवाले से मामला और मसाइल पर। वक्त यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल अब ख़त्म हो जाता है प्रोग्राम में, यहाँ से आपको इजाज़त आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए।